हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुबीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ देख रहे थे, उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक हम लोगों ने इंडियन एग्रीकल्चर तक देख चुके हैं। इवन इंडियन एग्रीकल्चर जो है, अभी मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है और इंडिया में 3 टाइप के सीज़न होते हैं बेसिकली। अगर हम क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो होता है हमारा समर, विंटर एंड फिर मानसून टाइम होता है। तो जो इंडिया में जो क्रॉपिंग का पैटर्न है, कुछ इसी आधार पर डिवाइड किया जाता है कि एक्चुअली में जब विंटर का टाइम आता है, यानी जब हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्रॉप बोए जाते हैं जिनको हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। फिर उनको 3-4 महीने भी होते हैं, फिर उनको कट कर ले जाते हैं। फिर बीच में जो 2-3 महीने होता है मानसून के आने से जस्ट पहले वाला, वहाँ पे जायद क्रॉप बोए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम मानसून आ जाता है तो फिर वहाँ से खरीफ, मानसून के आने से 2-3 महीने बाद तक खरीफ के क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो अगर हम सोविंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो इन इंडिया द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट होती है हमारी रबी क्रॉप्स। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो रबी क्रॉप्स की है। दोस्तों, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है तथा मार्च और अप्रैल में इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, इनको कट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन कौन से क्रॉप को इंडिया में रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे जो वीट होता है, गेहूँ, बार्ले, जौ, मस्टर्ड, पीज, उसके बाद है कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ठीक है। उसके बाद है लेंटिल जो मसूर है, ग्राम जो चना है, ठीक है, लाइन सीड। दीज आर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। अब इसको याद हम कैसे रख सकते हैं? देखो, जो गेहूं और जौ जो है एक्चुअली में एक साथ बोए जाते हैं कई जगह इंटरक्रॉपिंग के द्वारा। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गेहूं के साथ जौ होता है, ठीक है, और गेहूं के साथ सरसों भी बोया जाता है और सरसों मटर एक साथ बोए जाते हैं। तो इन चारों चीज़ों को हम एक साथ याद रख सकते हैं कि ये वीट वाली कैटेगरी में है। और बेसिकली जो वीट जो होता है हमारा, गेहूं जो होता है वो रबी क्रॉप्स होता है। उसके अलावा ये तीनों की अपनी एक कैटेगरी बनती है, जैसे कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो। ये तीनों जो हैं वो ज़मीन के अंदर इनके जो स्टेम होते हैं या फिर इनके जो रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। और हम जानते हैं जनरली आलू के साथ ही रेडिश को बो दिया जाता है और कैरेट भी उसी तरीके से ग्रो किया जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, रबी क्रॉप हो जाता था। उसके बाद चना जो होता है, जनरली हम लोग चना मटर के साथ बोते हैं ठंडी में, तो ये भी एक क्या होता है, हमारा रबी क्रॉप है। तो ये कुछ इनको याद करने के हम तरीके या ट्रिक समझ सकते हैं। वैसे हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उससे बस वही कोई क्रॉप दे देगा और पूछेगा कि रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है हमारी, वो समर क्रॉप वाली होती है, मानसून क्रॉप वाली होती है, जो दे आर सोन विद द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जून जुलाई हर। हम जानते हैं कि इंडिया में जो मानसून है वो 1 जून के आसपास केरला के तट पे आता है और वहीं से माना जाता है कि जो मानसून है इंडिया में वो स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये अराइवल ऑफ द मानसून के टाइम बो दिए जाते हैं और लगभग 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिए जाते हैं, ये कट कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें है ये कि ये कौन कौन सी क्रॉप जो होते हैं वो खरीफ क्रॉप होते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारा वो राइस, गेहूँ जो होता है और खरीफ क्रॉप होता है। वैसे भी हमें पता है कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मानसून के आने के समय ही बोया जाता है और मानसून की बारिश से इसकी सिंचाई भी ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है। तो मानसून के अराइवल से पहले राइस बोया जाता है। तो राइस हमारा क्या हो गया, ये खरीफ क्रॉप हो गया। उसके बाद कॉटन, हमें पता है कि ये जो मई जून जुलाई वाला ये सीज़न वाला होता है नॉर्दर्न इंडिया में, तो जनरली जून लास्ट तक जो है धूप ही तेज़ रहता है और बाद में भी अक्टूबर नवंबर में भी उमस वाली धूप होती है।
तो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए जब कॉटन पकने वाला होता है तो उसको धूप की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कॉटन जो है वो ख़रीफ सीजन में ही आ सकता है। बारिश में बो नहीं सकते और विंटर में जाएंगे तो कॉटन के सीड्स पकेंगे नहीं, तो ये भी क्या होता है, हमारा खरीफ क्रॉप होता है। उसके बाद आता है मिलेट। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और हमें पता है कि जो मिलेट होते हैं वो सूखे वाले मिलेट के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, और ये जनरली रेनफेड यानी सूखे वाले क्षेत्रों में बोए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक खरीफ टाइम हो गया, खरीफ का समय हो गया। इसमें ज्वार बाजरा ये सारी चीज़ें आते हैं। उसके बाद होता है हमारा ग्राउंड नट, जो मूंगफली होती है। मूंगफली भी क्या होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है। फिर सोयाबीन, मेज, पल्सेस। दोस्तों इसमें जो येलो कलर का है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कॉटन हमें पता होना चाहिए खरीफ में आया है, राइस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, मेज। ठीक है, मेज को भी पकने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद मेज मतलब वही जो हमारा मक्का होता है। उसके बाद पल्सेस जो अरहर जो दाल है। तो इन चारों चीज़ों को हमें याद रखना कि किस में है, खरीफ में। और एग्जाम में रबी से क्या पूछा गया है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, लाइन सीड एंड ये कैरेट, रेडिश, पोटैटो। ठीक है, उसके बाद आता है इन दोनों के बीच में जो एक शॉर्ट इंटरवल बचता है, जैसे फरवरी एंड तक जनरली जो है वो रबी क्रॉप कर ली जाती है, और जून से क्या होता है, जून से खरीफ क्रॉप बोई जाती है। तो इनमें बीच में जो मार्च जुलाई वाला मंथ होता है उसमें जायद क्रॉप बोलते हैं, जायद क्रॉप बोते हैं। ये जनरली फ्रूट्स या फिर खीरे वगैरह वाली चीज़ें इसमें बोई जाती है, जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, क्यूकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें बोई जाती है, ककड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद है कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। वीट के कल्टीवेशन के लिए कौन से कंडीशंस नेसेसरी है, मतलब कि वीट का अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो क्या क्या चाहिए होगा। तो हम इसको वैसे ही रिलेट कर सकते हैं जो कंडीशन जो है वो चूँकि ये एक रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप के समय इन्वायरमेंट हमारा क्लाइमेट कैसा होता है। जनरली रबी क्रॉप के समय हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर होता है, चूँकि हम जानते हैं वो नवंबर दिसंबर वाला समय होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और जो रेनफॉल होता है वो मानसून चूँकि जा चुका होता है तो बहुत कम बारिश होती है, जो थोड़ी बहुत होती भी है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नॉर्थ इंडिया में होती है या फिर तमिलनाडु में होती है। तो वीट के लिए जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, यानी 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 80 सेंटीमीटर के आसपास रेन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कई टाइप के क्रॉपिंग होते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी होती है पैरेलल क्रॉपिंग की। दोस्तों पैरेलल क्रॉपिंग का ये मतलब होता है कि जब दो क्रॉप जो है एक साथ बो दिए जाते हैं। तो पैरेलल क्रॉपिंग मीन्स व्हेन टू क्रॉप्स which have different growth habits or style and zero competition are grown। दोस्तों पैरेलल क्रॉपिंग में हम दो ऐसे क्रॉप को बोते हैं जो मिट्टी है उनसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर दोनों सेम टाइप के न्यूट्रिएंट की मांग करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होगी। तो जनरली ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीट के साथ हम किसको बो सकते हैं। तो हम जनरली गांव में देखते हैं कि वीट यानी गेहूं के साथ में सरसों, मस्टर्ड साथ बो दिया जाता है। क्योंकि मस्टर्ड जो है वो जो है एक तरीके से सॉइल को इनरिच ही करता है, और इन दोनों का जो और नाइट्रोजन की उतनी डिमांड इसकी नहीं होती है जितनी वीट की होती है। सो बोथ नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट्स वाई दे कैन बी ग्रोन इन पैरेलल क्रॉपिंग। उसके बाद है कैश क्रॉप्स। दोस्तों कैश क्रॉप्स का मतलब ये होता है जिन क्रॉप से कैश मिलता है, दैट इज दे आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। जैसे शुगर केन मैंने बताया था, चाय में हम लोग यूज़ तो करते शुगर कोन, पर हम खुद के यूज के लिए शुगर केन नहीं बोते। जनरली जो भी फार्मर शुगर केन बोते हैं वो जनरली पर्ची कटा के उसको बेच देते हैं, और वो मार्केट से 30-40 रुपये केजी में शुगर केन खरीदते हैं। तो शुगर केन आर गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पज। उसके बाद कॉटन भी हम कॉटन से हमारा टेक्सटाइल बनता है। तो ऐसा नहीं कि हम कॉटन का जैसे जो महाराष्ट्र गुजरात में कॉटन बोया जाता है, तो फार्मर का ये मतलब नहीं होता है कि हम कॉटन ग्रो के टेक्सटाइल बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, टी शर्ट बनाएंगे और फिर उसको बेचेंगे। वो क्या करते हैं, मार्केट में एक रॉ मटेरियल की
तरह बेचने के लिए उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग होती है तो वो अलग अलग लेवल पे जाता है। तो कैश क्रॉप्स आर गोन फॉर कमर्शियल पर्पज़, तो शुगर केन, कॉटन, इसी तरीके से जूट, ठीक है, जूट पैकेजिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद टोबैको, बनानाज, ऑयल सीड एंड ग्राउंडनट, दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, इट मीन्स दे आर ग्रोन फॉर मार्केटिंग पर्पज़। उसके बाद है, लेकिन अगर हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, तो ये आपको पता होगा ये फूड क्रॉप्स हैं। फार्मर इनको खाने के लिए पैदा करता है, अपनी रोटी चावल की नीड के लिए। उसके बाद है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि रैंकिंग बदलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल रैंकिंग यही करेक्ट है और जनरली ये बदलेगी भी नहीं अभी फ़िलहाल, चूँकि अभी प्रोडक्शन में यूपी ही आ गए। तो सीक्वेंस ऑफ 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन है, यानी गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में होती है और तीसरे नंबर पे पंजाब में होती है। जनरली हम लोग सुनते हैं कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं की पैदावार ज़्यादा है। दोस्तों वो पैदावार ज़्यादा पर प्रोडक्टिविटी होता है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज फार्मर्स हैं तो पर फार्मर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। और वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली खाने में यूज़ नहीं होता, वो बेचने के पर्पज़ से होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश की एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन देखें तो उत्तर प्रदेश ही आगे है। लेकिन अगर पर फार्मर प्रोडक्शन देखें तो पंजाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, पंजाब। दोस्तों अभी हम राइस की पढ़ेंगे तो राइस में उत्तर प्रदेश दूसरे पे आता है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे आता है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। यहाँ पे जो मैं सर्कल ले और डार्क सर्कल बनाता हूँ उसका मतलब है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मतलब कि 3-4 बार आया है और यूपी के एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस या फिर आरओ, ठीक है। बाकी इस मल्टीपल टाइम मतलब बहुत बार आया। तो हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट अपना कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है माही सुगंधा किस क्रॉप की वैरायटी है, तो दोस्तों माही सुगंधा जो है वो राइस की वैरायटी है। वैसे भी राइस की ही वैरायटी में सुगंध होता है, यानी ये दे आर एरोमेटिक, सम राइस आर एरोमेटिक क्रॉप्स। तो ये जो सुगंधा है, सुगंधा बना हुआ है हमारा, वही जैसे हम बासमती राइस देखे हैं तो जो अच्छे क्वालिटी की बासमती राइस होती है उसमें भी एक बहुत अच्छा सा एरोमेटिक आता है, मतलब बहुत अच्छा सुगंध आता है। तो माही सुगंधा, यहीं से हम इसको गेस कर सकते हैं, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस। अदर वैरायटी ऑफ राइस क्या है, ये भी दिया था हमारा घटना चक्र में। तो आभा, अजय, अंबिका, दीप्ति, दिव्या, गरिमा एंड गीतांजलि। दोस्तों ये जो नाम होते हैं, ये जनरली नाम जो होते हैं वो किसी या तो जो रिसर्च करते हैं उनके नाम पे रखे जाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर अगर कोई सिग्निफिकेंस होता है तो उसके अनुसार पे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि माही सुगंधा जो है इज अ वैरायटी ऑफ राइस। तो दीज आर वैरायटीज ऑफ राइस, ठीक है। उसके बाद है बूटा छलोर क्या है, तो बूटा छलोर इज अ हर्बिसाइड। दोस्तों ये एग्जाम यूपी पीसीएस में पूछा गया है। दोस्तों हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो हर्ब्स के ग्रो को, जो भी हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें हर्ब्स के ग्रो को रोकता है, ठीक है। तो बूटा छलोर इज अ हर्बिसाइड होता है, हमें ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ घटना चक्र में और कुछ और दिया था, जैसे क्लोरोपिरिफोज एंड क्विनालोफोज एंड आर पेस्टिसाइड बट कार्बिनोडेजिम क्या है, एक फंगीसाइड है। दोस्तों फंगी मतलब फंगस होता है, तो जो लोग फंगस को डिस्ट्रॉय करता है वो उसका क्या नाम है, उसकी एक कैटेगरी क्या है, मतलब कि किसके द्वारा फंगस डिस्ट्रॉय होता है, तो कार्बेनाडेजिम के द्वारा। और पेस्टिसाइड कौन से हमारे दो, एक तो हैं क्लोरोपिराजिफोज एंड दूसरा है क्विनोलोफोज। ये दो क्या है, वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड है। बस हमें ये याद रखना है, बूटा छलोर इज अ हर्बिसाइड। उसके बाद है उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन किस, उत्तर प्रदेश जो है वो किस क्रॉप के प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, अभी देखा हमने वीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, टोटल शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, पोटैटो के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, गुआवा के प्रोडक्शन पे नंबर 1 है। ऐसे कई सारे क्रॉप हैं, आगे भी आएंगे। तो अभी मेजरली 3 को हमें याद रखना जो एग्जाम में पूछा गया था, वीट, शुगर केन एंड पोटैटो। उसके बाद दोस्तों वैरायटी ऑफ पिजियन पी यानी अरहर, पिजियन पी यानी हिंदी में इसको अरहर बोलते हैं,
ठीक है। तो वैरायटी ऑफ पिजियन पी सुटेबल फॉर डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग अभी हमने पिछली क्लास में देखा था। डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या, दो क्रॉप को एक साथ बोना। तो यानी हम अगर कि अरहर की भी कौन सी वैरायटी है जिसको हम डबल क्रॉपिंग के लिए बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे क्रॉप के साथ इसको हम ग्रो कर सकते हैं जैसे वीट के साथ, तो वो है UPAS 120। दोस्तों ये जो है वो अरहर की एक वैरायटी है जिसको हम लोग डबल क्रॉपिंग में यूज कर सकते हैं, UPAS 120। उसके बाद है सोनोरा 64 वीट की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है जिसको हम लोग जो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप किए हैं। दोस्तों म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी क्रॉप में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जीन में परिवर्तन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। आपने ये वर्ड में भी कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो कोरोना वायरस था वो बार बार म्यूटेट हो रहा था, ठीक है, तो कुछ जेनेटिक चेंजेज आते रहते हैं उनमें, ठीक है। तो सोनोरा 65 जो है वीट की एक वैरायटी है जिसको हम लोग म्यूटेशन के थ्रू डेवलप किए हैं। उसके बाद कुछ दूसरी वीट की वैरायटी क्या है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक है हमारा कल्याण सोना। तो दोस्तों जहाँ पे सोन लगा होगा वो समझ जाइएगा कि वो गेहूं से रिलेटेड है, ठीक है। तो कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, सोना यहाँ भी लगा है। उसके बाद सारबत्ती सोनारा हो गया। ये तीनों क्या हैं? दीज आर वैरायटी ऑफ वीट। उसके बाद अर्जुन भी है, कुंदन भी है, अर्जुन कुंदन, और उसके बाद है हमारा अमर, फिर है भवानी, फिर है चंद्रिका। तो दोस्तों इसमें में से आपको याद क्या रखना है, एक तो फर्स्ट वाला जो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप होता है सोनारा, और उसके बाद ये हमारा कल्याण सोना, सोनालिका, साबरमती सोनारा, उसके बाद अर्जुन, कुंदन और भवानी और चंद्रिका, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है SON, जहाँ पे लगा रहेगा समझ जाना कि वो वीट की वैरायटी है। उसके बाद है वीट की जो डॉर्फिंग जीन क्या है। दोस्तों डॉर्फिंग जीन का मतलब ये होता है, जैसे जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं उन्होंने गेहूँ के एक ऐसे जीन की खोज की थी जो डॉर्फिंग जीन था, जिसके द्वारा होता क्या था कि गेहूं में पैदावार ज़्यादा होती थी लेकिन गेहूं के पौधे का लेंथ छोटा होता था। तो यानी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका टाइप का चीज़ था। तो डॉर्फिंग जीन कुछ ऐसे ही होते हैं। तो उसका नाम पूछ रहा है, उस डॉर्फिंग जीन का क्या नाम है, वीट के डॉर्फिंग जीन का क्या नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है नॉरिन 10। दोस्तों ये ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन हम अगर नॉर्मन से रिलेट करें, नॉर्मन से, तो ये हमेशा याद रह जाएगा। तो नॉरिन 10 इज अ डॉर्फिंग जीन ऑफ वीट। उसके बाद है मैक्रोनी वीट इज मोस्ट सुटेबल अंडर। दोस्तों जो मैक्रोनी वीट है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत जब से ज़्यादा सुटेबल होता है, ये UPPCS का क्वेश्चन है। तो मैक्रोनी वीट इज मोस्ट सुटेबल अंडर रेनफेड कंडीशन। दोस्तों रेनफेड कंडीशन की बात हमने पिछले क्लास में की थी कि वो एरिया जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और पौधों को ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए मानसून पर डिपेंडेंसी होती है, ऐसे एरिया को रेनफेड एरिया कहते हैं। और वहाँ पे होने वाले एग्रीकल्चर को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। तो मैक्रोनी वीट जो है वो रेनफेड कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। उसके बाद है बोटानिकल नेम ऑफ मैक्रोनी वीट, मतलब इसका बोटानिकल नाम है क्या वैसे, तो इसका बोटानिकल नाम है ट्राइटियम ड्यूरम। तो इसका बोटानिकल नाम है। उसके बाद है राज 3007 किस क्रॉप की वैरायटी है। तो दोस्तों राज 3007 इज अ वैरायटी ऑफ वीट। तो R से रोटी होता है, तो यहाँ से हम इसको वीट से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है पूसा सिंधु गंगा। तो दोस्तों पूसा सिंधु गंगा जो है एक वीट की वैरायटी है, सिंधु गंगा। दोस्तों सिंधु और गंगा वाला क्षेत्र पंजाब वाला क्षेत्र है। तो पंजाब हमें पता है कि गेहूं के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है। तो पूसा सिंधु गंगा जो है वीट की एक वैरायटी है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट
पूसा जो कि पूसा में है उसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो पूसा सिंधु गंगा इज अ वैरायटी ऑफ वीट। उसके बाद है यूपी 308 किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? वीट का। तो यूपी 308 इज अ वैरायटी ऑफ वीट। इसको हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ गया खरीफ क्रॉप्स। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया कि खरीफ क्रॉप जो हैं वो जून जुलाई मंथ में बोए जाते हैं और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, मोस्ट हार्डली अक्टूबर नवंबर तक ये कट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कहिए। और राइस जो है वो मेन खरीफ क्रॉप्स है। तो राइस ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। जैसे ये क्वेश्चन आया है कई बार कि राइस का ओरिजिन हुआ कहाँ पे है? तो दोस्तों राइस की जो उत्पत्ति है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुई है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो दोस्तों इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, CMLV कंट्री आते हैं। कंबोडिया, म्यांमार, CML, लाओस, वियतनाम, ये सारे कंट्री आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम राइस के लिए कंडीशंस देखें कि जैसे हमने वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल देखा था, वैसे राइस के लिए क्या होता है 25 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बालियों को पकने के लिए राइस के। तो कंडीशन क्या है 25 और अबव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और एवरेज जो रेनफॉल है वो कितना है? एवरेज 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब कि मिनिमम सेंटर। दोस्तों हमें पता होगा कि जब हम राइस की खेती की जाती है तो राइस जो है बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है। ऐसा बोला जाता है कि 1 किलो चावल के उत्पादन में 3300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। तो 1 किलो चावल बनाने के लिए सोचो कितना पानी लगता है। और हम लोग चावल को, फ्राइड राइस को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो एवरेज रेनफॉल जो होना चाहिए, अगर किसी एरिया में रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले क्षेत्र का होना चाहिए, तो वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन अच्छी होती है। यही कारण है कि वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा और ह्यूज क्वांटिटी में राइस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है कि ग्राम, पी, बीन, ये जो है ये जो है वो क्रॉप की ऐसी कैटेगरी जिनको हम लोग लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। दोस्तों लेग्यूम क्रॉप वही क्रॉप होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, जिसके जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को पौधे के लिए सूटेबल करना, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करना, चूँकि पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो ग्राम, मैंने बताया था लेग्यूम क्रॉप मतलब जो दाल वाली क्रॉप्स होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, ये क्या करते हैं, इनके जड़ों में से बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है रूट से। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या? बैक्टीरिया पौधों के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और जड़े बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं रहने के लिए। उसके बाद है व्हिच क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड, कौन सा क्रॉप है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो दोस्तों पहले ट्रांसप्लांट का मतलब समझते हैं। आप देखते होंगे कि ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? दोस्तों ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्रॉप उगाया, अब 2, 4, 10 दिन, 15, 1 महीने रहने दिए, जब ये थोड़ा बड़ा होने लगा तो इसको उखाड़ ले गए और यहाँ पे लगा दिया हमने इसको, तो इसको कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करना। दोस्तों ये केवल एक ही पर्पज़ के लिए होता है। सपोज करो हमने यहाँ पे धान बोया था तो धान बढ़ा, लेकिन धान के साथ खरपतवार भी तो बढ़ने लगते हैं। तो ये खरपतवार को रोकने के लिए अब हम क्या करते हैं, धान को उठा के कहीं दूसरी जगह लगा दिए। तो अब धान जो लगेगा वो ऑलरेडी इतने बड़े से लगेगा, जबकि खरपतवार छोटे छोटे होंगे। तो कभी भी धान के, जब तक धान पकेगा तब तक खरपतवार उतना पहुँच ही नहीं पाएंगे कि ये धान के बराबर हो जाए। तो धान को कट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि धान के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इन पानी में ढेर सारे खरपतवार भी पैदा होते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने का काम जो है वो राइस के लिए किया जाता है। एंड इट इज़ अ वीड कंट्रोल मेथड, इट इज़ अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग द वीड इन वेट फील्ड।
पर अब इसकी चुनौतियाँ ये होती है कि इसमें ढेर सारे लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज लेबर की आवश्यकता होती है एंड दे टेक लॉन्गर टाइम्स फॉर ग्रो ड्यू टू ट्रांसप्लांटेशन शॉक। और दोस्तों जब हम ये जो है वो राइस का क्रॉप था, इसको उखाड़ के यहाँ पर ले आए तो इसके जो रूट्स हैं उनको शॉक मिलता है, मतलब कुछ रूट टूट जाते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होंगे जो नष्ट हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे नए पे लगाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसको ग्रो होने में, बट ये वीड की तुलना में तो अच्छा होता है कि वीड का कंट्रोल इससे हो जाता है। तो ट्रांसप्लांट के द्वारा राइस का कल्टीवेशन किया जाता है एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। उसके बाद है कि कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे एक है कि हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। दोस्तों अभी हमने देखा वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद क्या है, राइस वीट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया पे कौन से दो क्रॉप हैं, ऑब्वियस है राइस एंड वीट ही होंगे। उसके बाद है इरिगेशन इज गिवन एट क्रिटिकल स्टेज। ये हम बात पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी क्रॉप होता है तो अगर हम उसको पानी नहीं देते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है जिस बिंदु के बाद जिस टाइम के बाद अगर हम जिस टाइम पे अगर हम क्रॉप को पानी नहीं देंगे तो क्रॉप नष्ट हो जाएगा। तो दैट पॉइंट इज नोन एज CRI यानी क्राउड रूट इनिशिएशन। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम वो क्रॉप को पानी नहीं देंगे यानी इससे ज़्यादा मॉइस्चर की शॉर्टेज होगी तो वो जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगा। तो इरिगेशन इज गिवन एट क्रिटिकल स्टेट दैट इज CRI क्राउन रूट इनिशिएटिव बिकॉज एनी शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर फर्दर विल डैमेज क्रॉप। और उससे पहले अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो पानी का कुछ लॉस भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि CRI पे जो है अगर पानी दिया जाए तो वो सबसे सूटेबल होता है, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा ऑफ वाटर रिसोर्सेज। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं। दोस्तों फ्रूट क्रॉप है जो खाने में यूज होते हैं, राइस होता है, वीट होता है, मेज मक्का होता है जो पॉपकॉर्न हम खाते हैं। उसके बाद मिलेट्स होता है, ये जो मोटे अनाज होते हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करे। इस समय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी चल रहा है हमारा 2023 यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया। उसके बाद पल्सेस। उसके बाद नॉन फूड क्रॉप जो खाने के लिए नहीं होते जैसे कैश क्रॉप। तो खाने का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो हम डेली खाने के लिए यूज करते हैं। ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड रेप सीड। अब आप कहोगे कि सर हम ग्राउंड नट या मस्टर्ड को भी तो खाते हैं। हम खाते हैं पर एज अ भोजन नहीं खाते ना, हम उसको एज अ स्नैक्स खाते हैं। या फिर हम मस्टर्ड के ऑयल का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ना कि खाने के लिए। तो दे आर मीन्स नॉट एंड्स, ये केवल साधन है, साध्य नहीं। तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, रेपसीड, उसके बाद फाइबर और कॉटन और जूट ये भी खाने के लिए नहीं होते। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब ये होता है दोस्तों जिनके प्लांट यानी पौधे लगते हैं, जैसे टी के पौधे लगेंगे, कॉफ़ी के पौधे लगेंगे एंड रबर के बड़े बड़े पौधे होते हैं। आपने देखा होगा केरला में सबसे ज़्यादा लगता है। तो फाइबर का मतलब होता है जिनमें रेशें निकलती हैं, जैसे कॉटन और जूट, ठीक है। फूड हो गया, उसके बाद कैश क्रॉप की 4 कैटेगरी हैं। फाइबर हो गया, प्लांटेशन हो गया, उसके बाद कुछ अदर क्रॉप है जैसे शुगर केन। दोस्तों शुगर केन एक फूड क्रॉप नहीं है, ये हमें समझना ज़रूरी है। शुगर केन का यूज हम लोग प्रॉपर खाने के लिए नहीं यूज करते हैं, जनरली हम लोग उसको टी में या स्वीट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टोबैको। फूड क्रॉप का मतलब ये है जो हम लोग डेली जो स्टेपल फूड होते हैं, जो हम लोग जनरली आए दिन खाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे चीफ फूड कौन सा है, तो राइस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है इंडिया का। अगर हम लोग खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का चीफ फूड क्या है, राइस है। गेहूं गलती से भी मत टिप कर देना, गेहूं दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया में राइस जो है साउथ इंडिया में भी खाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी मछली और चावल खाया जाता है। साउथ में भी मछली चावल या फिर और दूसरे कढ़ी के साथ चावल खाए जाते हैं, ठीक है। वीट जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का मेन फूड है, ठीक है। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो चीफ फूड राइस है, ठीक है। उसके बाद है ग्रॉस एरिया अंडर क्रॉप। दोस्तों इंडिया में जो अलग अलग टाइप के क्रॉप हैं वो भारत में कितने क्षेत्रफल पर हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत में जितना भी एरिया, ये क्वेश्चन वैसे हम कल भी देख चुके थे कि इंडिया में जितने भी क्षेत्र पे खेती होती है उसका सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया पर राइस की खेती होती है। उसके बाद वीट पे होती है, फिर पल्सेस पे होती है। दोस्तों राइस पे इंडिया में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पे राइस बोया जाता है और वीट जो
जो है वो 31 मिलियन क्षेत्रफल पे राइस बोया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये हमारा एक चीप फूड क्रॉप है और इसका पैदावार भी ज़्यादा होता है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्ड एरिया। तो क्रॉप्ड एरिया के देखें मतलब कि एरिया में सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज देखें तो कौन सा क्रॉप इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम एरिया वाइज भी देखें तो भी जो है सबसे ज़्यादा हम अभी ऊपर देख रहे हैं कि राइस इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप कौन सा इंडिया में, राइस ही है, चाहे हम क्रॉप्ड एरिया के अनुसार देखें या फिर हम किसके अनुसार देखें, फूड क्रॉप के अनुसार देखें। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा कि लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन लाइज इन स्टेट। दोस्तों इंडिया में जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं उसमें में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें राइस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे राइस बोया जाता है। तो ऑब्वियस है ये उत्तर प्रदेश ही होगा क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन लाइज इन उत्तर प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। उसके बाद है प्रेजेंटली पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना है। दोस्तों अगर आज के डेट में हम देखें तो जो एवरेज राइस का प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर वो लगभग 2713 किलोमीटर होता है। यानी इंडिया में लगभग इंडिया में 1 हेक्टेयर में अगर अच्छे से राइस की खेती की जाए तो ऑन एन एवरेज 2700 किलोग्राम जो है वो राइस की प्रोडक्शन होगा। उसके बाद है जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा बेसिन है उसको हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो एलुवियल सॉइल है वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में राइस का प्रोडक्शन होता है। और केजी बेसिन आता किस में है, आंध्र प्रदेश में आता है। तो केजी बेसिन इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि अगर हम मैंने बोला था पहले भी इसको कि अगर हम प्रोडक्टिविटी वाइज देखें तो राइस का हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में है। दोस्तों प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर यानी पर यूनिट एरिया क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन जो होता है वो पंजाब में होता है। तो पी से प्रोडक्टिविटी, पी से पंजाब। तो राइस की प्रोडक्टिविटी वाइज में पंजाब सबसे आगे है। उसका रीज़न ऑब्वियस है, सबसे बड़ा यही है कि यहाँ के फार्मर जो हैं वो अच्छे सारे रिच फार्मर हैं, अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है। तो पंजाब की प्रोडक्टिविटी राइस की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु की है, फिर आंध्र प्रदेश के। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी पूछा गया है, जैसे हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस, यानी राइस की हाईएस्ट यील्ड किस राज्य में, यानी पर हेक्टेयर हाईएस्ट की पैदावार सबसे हाईएस्ट पर हेक्टेयर राइस का पैदावार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है, हमारा पंजाब में होता है। ठीक है, तो पी से प्रोडक्टिविटी, पी से पंजाब। उसके बाद है वैरायटी ऑफ राइस। राइस की कुछ वैरायटीज़ दी हैं, जैसे है जया, पद्मा, कृष्णा, हंसा, जमुना, विजया, करुणा, जगन्नाथ, कावेरी डेल्टा में बोया जाता है, अन्नपूर्णा, फिर लालमती, फिर नरेंद्र शंकर। इसमें वैसे आपको याद क्या रखना है, जया और पद्मा को तो ज़रूर याद रखना है, कृष्णा एंड हंसा को भी याद रखना है, और एक फिर ये लालमती को याद रखना है, लालमती। तो राइस की वैरायटी ये सारी हैं जिसमें हमें जया और पद्मा को याद रखना है। दोस्तों पद्मा मुझे लगता है कि गंगा का बांग्लादेश में नाम है और उसके डेल्टा वाले क्षेत्र में जो है वो राइस का पैदावार ज़्यादा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि पद्मा इज अ वैरायटी ऑफ राइस का। वैसे राइस का जो नेम है ज़्यादातर फीमेल नेम ही है। ठीक है, उसके बाद है आमन राइस। राइस की एक वैरायटी है आमन राइस। ये किस मंथ में बोया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें ऐसा आया था कि विच वैरायटी ऑफ राइस इज ग्रोन ड्यूरिंग जून टू जुलाई। तो आमन राइस इज ग्रोन ड्यूरिंग ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि आमन राइस जो है कब बोया जाता है। तो आमन राइस जो है जून जुलाई में बोया जाता है जब मानसून आता है। पूसा सुगंधा 5 किसकी वैरायटी है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो सुगंधा एरोमेटिक चावल ही होता है। तो पूसा सुगंधा 5 इज अ एरोमेटिक वैरायटी ऑफ बासमती राइस। एक्चुअली जो ये सुगंधा होता है बासमती के साथ ही लगता है। तो कोई भी सुगंधा होगा वो किसी न किसी बासमती का ही एक वैरायटी होगा। ठीक है, उसके बाद है बरानी डीप जो है वो किसकी वैरायटी है। दोस्तों बरानी डीप भी जो है वो पैडी की वैरायटी है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखते थे। आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ही एक काम आ गया है।
पर हम इस सीरीज को इस नेक्स्ट जो अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और जो आगे का पार्ट है उसको मैं कल के वीडियो में कवर करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए। और आप जो नोट्स है आप इस वीडियो के थ्रू भी नोट्स बना सकते हो, या फिर जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होने वाला होगा मैं आपके साथ में पार्ट 3 पार्ट में करके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आप प्लीज़ मजबूरी समझिए। अभी मैं पीडीएफ इसका शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। और अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो से भी बहुत आराम से नोट्स बना सकते हो। आप देखो कि सारी कितनी विजुअलिटी है और सारी कितनी क्लियरिटी दी है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास अगला जो लेक्चर होगा और जो अगला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।